हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति के घटकों को समझेंगे। मुद्रा आपूर्ति के घटकों को हम इस वीडियो के अंतर्गत M1, M2, M3, M4 इस तरह की मुद्राओं को समझेंगे, जानेंगे कि ये मुद्राएं किस तरह की होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये मुद्रा आपूर्ति के जो घटक है ये क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं, और इसमें किस तरह से M1, M2, M3 और M4 की जो ये मुद्रा है ये किस तरह से होती है। जो ये मुद्रा आपूर्ति के घटक है इसके तहत मुद्रा को मापा जाता है और आरबीआई के द्वारा कुछ कोड जारी किए जाते हैं, जिन कोड को हम M1, M2, M3 और M4 के रूप में देखते हैं। तो यानी कि मुद्रा आपूर्ति के घटकों के द्वारा मुद्रा को मापा जाता है कि किस तरह की मुद्रा की क्या लिक्विडिटी है, और आरबीआई के द्वारा कुछ कोड जारी किए जाते हैं और जिसको हम M1, M2 और M3, M4 के रूप में देखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जो ये M1, M2, M3 और M4 है ये किस तरह की मुद्राएं होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुद्राओं को शामिल किया जाता है। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले M1 के अंतर्गत जनता के पास नगद मुद्रा और डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट यानी कि आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं होती है, तो ये सब M1 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर से समझिए, M1 के अंतर्गत जो लोगों के पास, जनता के पास जो नगद रूप में पैसा होता है, मुद्रा होती है, और इसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास होता है, तो ये सब M1 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और M2 के अंतर्गत जो M1 के अंतर्गत जो ये मुद्रा है ये होती है, और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस बचत जमा इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि M2 के अंतर्गत M1 के अंतर्गत जो मुद्रा है वो होती है, और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस बचत जमा भी इसके अंतर्गत शामिल होती है। और M3 के अंतर्गत भी M1 के अंतर्गत जो मुद्रा है वो होती है, और इसके साथ साथ बैंक के पास समय अवधि जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट भी शामिल होता है M3 के अंतर्गत। और M4 के अंतर्गत M3 के अंतर्गत जो ये मुद्रा है वो होती है, और इसके साथ साथ कुल जमा पोस्ट ऑफिस तथा सेविंग ऑर्गेनाइजेशन ये मुद्राएं M4 के अंतर्गत शामिल होती है। तो इस तरह से ये M1, M2, M3 और M4 है, और जिसके अंतर्गत अलग अलग तरह की मुद्राएं शामिल होती है। जो ये कोड है M1, M2, M3 और M4 ये आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, और आरबीआई के द्वारा जो ये कोड जारी किए जाते हैं इनके अंतर्गत इस तरह की मुद्राएं शामिल होती है, जिसकी अलग अलग लिक्विडिटी होती है यानी कि तरलता होती है। अगर हम ये देखें कि सबसे तरल मुद्रा कौन सी है जिसको हम बड़ी आसानी से खर्च कर सकते हैं, बड़ी आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जो लोगों के हाथ में बड़ी आसानी से अवेलेबल है, जो आसानी से प्रयोग की जा सकती है, तो वो सबसे तरल मुद्रा है M1 क्यों है? क्योंकि M1 के अंतर्गत जनता के पास नगद मुद्रा होती है। जब जनता के पास नगद मुद्रा है तो उसे वो बड़ी आसानी से उसका प्रयोग कर सकता है, उसका यूज कर सकता है, और इसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट होती है, अदर डिपॉजिट होती है। तो यहां पे बाकी सब मुद्रा की तुलना में M1 सबसे तरल मुद्रा है। और अगर हम ये देखें कि सबसे व्यापक मुद्रा कौन सी है जिसमें सबसे कम तरलता है, तो यहां पे सबसे जो व्यापक मुद्रा है
वो M4 है और इसको हम बड़ी आसानी से तरलता के फॉर्म में हम नहीं ला सकते हैं, इसको तरलता के रूप में हम नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह से M4 सबसे व्यापक मुद्रा है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो मुद्रा आपूर्ति के जो घटक है जिसके तहत मुद्रा को मापा जाता है उनको समझा है, जिसमें कि M1, M2, M3 और M4 को बड़ी बेहतरी के साथ जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।